90% इन्वेस्टर जब म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना पैसा लगाते हैं तो वो सिर्फ रिटर्न्स को देख के अपना पैसा लगाते हैं एंड यही वो इन्वेस्टर होते हैं जो मार्च के एंड में सबसे बड़ा झटका लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो रिटर्न्स आपने बनाए हैं उसमें आपको भारत सरकार को एक हिस्सा देना होता है जिसका नाम है टैक्स। जब भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा लगा रहे हो तो उसमें अगर आपने टैक्स चेक नहीं करा तो आप कोई समझदारी वाला काम नहीं कर रहे हो। अगर आप सिर्फ रिटर्न्स को देख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि जो भी रिटर्न्स मेरे को स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं वही मेरा फाइनल प्रॉफिट होने वाला है, तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो इसी बात को समझाते हुए मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड के अंदर किस तरीके से टैक्स बचाया जा सकता है। मैं 4 ऐसे तरीके डिस्कस करूंगा जिससे आप इस महीने एक राइट एक्शन लेके अपने पैसे के ऊपर काफी सारा टैक्स सेव कर सकते हो। सो हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स सुपरफ्लेक्स की लेटेस्ट वीडियो के अंदर, जहां पर मैं शुभम गुप्ता आपके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को आसान बनाता हूं। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस मार्च के महीने के अंदर आपके लिए लेकर आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं 4 तरीके डिस्कस करूंगा म्यूचुअल फंड्स के ऊपर टैक्स बचाने के मामले में। अब अगर हम म्यूचुअल फंड में टैक्स बचाना चाहते हैं तो हमें टैक्सेशन पता भी होना चाहिए कि टैक्सेशन है कितना। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं कि भाई इक्विटी मार्केट एंड बॉन्ड्स, ये 2 तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं। बॉन्ड्स के अंदर एफडी वाला टैक्सेशन भी आ जाता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि भाई इक्विटी मार्केट के अंदर जो टैक्सेशन है वो शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से नीचे वाला जो है, उस वाले गेन्स के ऊपर आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ता है, रिगार्डलेस आपने कितना भी प्रॉफिट बनाया हो, आपकी एनुअल इनकम कितनी भी हो। आपने जो भी गेन बनाया 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जितना भी बनाया उसके ऊपर 20% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म इसको कन्वर्ट कर लेते हो यानी कि 1 साल से ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हो और उसके बाद रिडीम करते हो, म्यूचुअल फंड में टैक्स तभी लगता है जब आप रिडीम करते हो, तो उस टाइम पीरियड पे आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ता है अपनी इनकम के ऊपर। बट इसमें एक क्लॉज दिया गया है कि आपको 1,25,000 रुपए तक के गेन्स को टैक्स फ्री रखा जाएगा हर फाइनेंशियल ईयर में। ये लिमिट पैन कार्ड की है, ये लिमिट इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं है। यानी कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड में 1,25,000 बुक कर रहे हो, दूसरे में भी 1,25,000 बुक कर रहे हो, तो टोटल आपका गेन उस साल का 2.5 लाख हो जाएगा, जिसमें से 1,25,000 तो टैक्स फ्री छोड़ दिया जाएगा, रिमेनिंग 1,25,000 के ऊपर 12%, 12.5% का टैक्स लगाया जाएगा। ये लिमिट स्टॉक मार्केट के गेन्स को भी इंक्लूड करती है। यानी कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में सिर्फ 1.25 लाख रुपए का गेन बनाया, म्यूचुअल फंड में से 1.25 लाख का गेन बनाया, तो ये भी क्लब्ड हो जाएगा। यानी कि एक पैन कार्ड के ऊपर 1,25,000 की लिमिट को फ्री रखा जाता है। इसका फायदा कैसे उठाते हैं वो मैं अभी आपको अगले सेक्शन के अंदर क्लियर कर दूं। दूसरा टैक्सेशन आता है जिसको बोलते हैं बॉन्ड या एफडी वाला टैक्सेशन। इसको एनुअल इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि जो भी आप एनुअल इनकम साल भर में कमा रहे हो उसमें ये सारे गेन्स ऐड कर दिए जाते हैं। बॉन्ड म्यूचुअल फंड के गेन्स, एफडी के गेन्स, बॉन्ड इन्वेस्टिंग का जो इंटरेस्ट आया उसके गेन्स और डिविडेंड्स। सर क्या डिविडेंड सिर्फ बॉन्ड म्यूचुअल फंड वाले गिने जाएंगे एनुअल इनकम के अंदर, या फिर शेयर मार्केट वाले एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड वाले डिविडेंड्स भी गिने जाएंगे? ये सारे के सारे डिविडेंड्स आपको गिने जाएंगे किसी भी एनुअल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर। एक एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं, एक इन्वेस्टर है जिसकी 10 लाख की एनुअल इनकम है। क्या इस इन्वेस्टर को न्यू टैक्स रेजिम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो, 0% टैक्स पे करके बच जाएगा। बट अगर यही इन्वेस्टर एफडी के अंदर पैसा लगा रहा है और एफडी से इसको 1 लाख रुपए का गेन आ गया, इसी इन्वेस्टर ने बॉन्ड म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा लगाया था और उस बॉन्ड म्यूचुअल फंड को जब इसने बेचा, रिगार्डलेस इसने 1 साल होल्ड किया, नहीं किया, 3 साल किया, 10 साल किया, कितने भी टाइम पीरियड होल्ड किया, यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं रहता है। यहाँ पर सिंपल, अगर आपने जो भी गेन बुक किया है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, लेट्स सपोज इसने 2 लाख का गेन बुक करा, देन उसके बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड से 1 लाख रुपए के डिविडेंड्स आ गए, तो इसकी जो टोटल इनकम निकल के आएगी या फाइनल जो निकल के आएगी वो 14 लाख रुपीस की निकल के आएगी। क्या इसे इस 14 लाख के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा? आंसर इज यस, इस इन्वेस्टर को अब टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो इन्वेस्टर 10 लाख की इनकम के साथ अपना टैक्स फ्री एंजॉय कर रहा था पैसा, उसको इन गेन्स की वजह से अपने पैसे के ऊपर टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब बाई चांस ये इन्वेस्टर 10 लाख की जगह 24 लाख रुपए कमा रहा होता, उस केस में जो इसकी टैक्स स्लैब बनने वाली थी वो 30% की टैक्स स्लैब बनने वाली थी, जहां पर जो भी गेन्स इस एफडी, बॉन्ड म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी मार्केट के डिविडेंड से इसने बनाए वो सारे के सारे 30% की टैक्स स्लैब के अंदर आ जाते। तो यहां पर लेसन नंबर 1, सबसे पहला तरीका, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो 30% की टैक्स ब्रैकेट के अंदर आता है, तो आपके लिए ये वाली कैटेगरी बिल्कुल भी सुटेबल नहीं रहने वाली है। आपके लिए कौन सी कैटेगरी सुटेबल रहने वाली है? आपके लिए ग्रोथ म्यूचुअल फंड, ग्रोथ ऑप्शन जो होता है म्यूचुअल फंड का, प्लस एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, या फिर रिडेम्पशन। डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के अंदर रिडेम्पशन डाल दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? आपकी जो टैक्स ब्रैकेट है वो 30% की है। अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को रिडीम भी कर लिया तो मैक्सिमम आपको 20%, अगर 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रिडीम किया तो 12.5%। यानी कि आपकी इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, आप सिंपल कम टैक्स पे करके बच जाओगे। दूसरा लेसन, ऐसे इन्वेस्टर जो 30% से नीचे की टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं, उनके लिए सूटेबल रहने वाला है ये वाला फॉर्मूला, जिसके अंदर आप आसानी से अपनी एनुअल इनकम को मेंटेन करते हुए, मैनेज करते हुए, कम टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हुए अपने पैसे को मैनेज कर लोगे। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जितना भी गेन 1 साल के अंदर रिडीम करने वाले हो, वो सारा आपकी एनुअल इनकम में ऐड होगा, तो आपकी टैक्स स्लैब ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी टैक्स स्लैब ऊपर जा रही है तो वो वाली बात दिक्कत है। तीसरा तरीका मैं बात करना चाहता हूँ उन सभी कपल्स के लिए जिसमें से कोई एक मेंबर है जो वर्किंग है। लेट्स सपोज ए और बी एक कपल है जिसमें ए वर्किंग मेंबर है और बी वर्किंग मेंबर नहीं है। इन दोनों के पास जो भी इनकम आ रही है हाफ ऑफ इन्वेस्ट कर देते हैं। ये वाला जो मेंबर है ये 24 लाख रुपए की इनकम कमा रहा है और ये वाला जो मेंबर है वो बिल्कुल भी इनकम नहीं कमाता है। तो ए और बी को मिलकर डिसाइड करना चाहिए कि ये जो 24 लाख रुपीस इन्होंने कमाए हैं इसमें से कुछ पोर्शन उठा के, लेट्स सपोज 12 लाख रुपए उठा के बी के नाम पे इन्वेस्ट कर दिया जाए। इसको इन्वेस्ट करो आप आईडीसीडब्ल्यू प्लान्स के अंदर, जिसमें आपको फायदा ये होगा कि जो भी प्रॉफिट इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर बनेगा वो आप डिविडेंड फॉर्मेट में लेते रहो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया डिविडेंड फॉर्मेट का जो भी टैक्सेशन होता है वो सैलरी वाला होता है या फिर एनुअल इनकम वाला होता है। तो अगर इस इन्वेस्टर की कोई भी एनुअल इनकम नहीं है और साल भर में इसको 1 से 2 लाख रुपए के डिविडेंड आ भी गए, तो ये जो प्रॉफिट है ये आप 0% टैक्स ब्रैकेट यानी कि टैक्स फ्री एंजॉय कर सकते हो। तो इजीली आपने अपने कपल होने का फायदा उठाया, इनकम को डिवाइड किया, इन्वेस्ट इस तरीके से किया, इस प्लान में किया जिससे आप 0% टैक्स देके बच गए। ये हो गया तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका। अगर आपका पार्टनर है, अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली मेंबर कोई भी है जो इनकम नहीं जनरेट करते, उनके नाम पे भी आप इन्वेस्टमेंट करके अपने ऊपर टैक्स बचा सकते हो। चौथा तरीका बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर आपको लॉस देखने को मिल रहा है। अब ये म्यूचुअल फंड ही नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट में भी आपको देखने को मिलता है। आपको क्या करना है कि आप जो भी भले ही लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखी है जिसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लग रही, म्यूचुअल फंड के केस में शॉर्ट टर्म अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर शायद एग्जिट लोड हो सकता है, उस इन्वेस्टमेंट को टच नहीं करना है। अगर उसके अलावा किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको लॉस देखने को मिल रहा है तो उसको हाथ के हाथ इस मार्च के महीने के अंदर बुक कर लो। आप बोलोगे नहीं सर मैं तो उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता हूं, बिल्कुल होल्ड करो आप, बट इस लॉस को बुक कर लो और इसको दोबारा से बाय कर लेना। जिससे होगा क्या, होगा ये कि आपके पास अगले 8 सालों तक अपने प्रॉफिट को सेट ऑफ करने के लिए एक लॉस खड़ा होगा, जिससे जब भी आप आगे प्रॉफिट को बुक करोगे तो आपके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र होगा कि आपको प्रॉफिट के ऊपर जीरो टैक्स करने में हेल्प कर दे। तो इसी रीजन की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसको जो भी आपकी म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो शेयर बाजार के अंदर आपने करी हुई है, भले ही वो म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदे हो, उन दोनों में से जहां भी आपको लॉस हो रहा है उसको बुक करो। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र के बारे में, जहां पर आप अगेन अपने टैक्स के ऊपर काफी ज्यादा सेविंग्स कर सकते हो, जो कि है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड के ऊपर कि आपको 1.25 लाख का पैन लेवल के ऊपर एक एग्जेम्पशन मिलता है, जिसमें अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 साल से ज्यादा होल्ड की हुई इक्विटी मार्केट की म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स के ऊपर अगर आपने प्रॉफिट बनाया, उसको अगर आप बुक करते हो तो आपको 1.25 लाख तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री एंजॉय करने को मिलता है। तो इस रीजन की वजह से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी प्रॉफिट आपका 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हुए हो गया है और उसमें आपको 1.25 लाख का गेन दिख रहा है, उसको तुरंत बुक करके दोबारा से बाय कर लो। ऐसा मैं क्यों करने को बोल रहा हूं, अगर आप इसको बुक करके इसको सेल करके इस प्रॉफिट को अपने बैंक अकाउंट में ले आते हो, लेट सपोज आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे और ये 10 लाख प्रॉफिट ऐड करके 11,25,000 रुपए के हो गए हैं। अब आपने क्या करा, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसको सेल करा और आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है अब वो बन गई है 11,25,000 की। जब आप इसको दोबारा से बाय करोगे तो आपकी कॉस्ट वैल्यू बनेगी 11,25,000 की, रादर देन आपका प्रॉफिट। तो इसी रीजन की वजह से आपके साथ होगा क्या कि अगर आप हर साल 1.25 लाख की लिमिट को यूटिलाइज करते रहोगे, तो जब फाइनली आपको पैसा बैंक अकाउंट में निकालना होगा, यानी कि अपने खर्चों के लिए निकालना होगा, तो उस टाइम पीरियड पे आपको टोटल गेन अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। आपने हर साल की लिमिट्स को यूटिलाइज करते हुए काफी सारा पैसा प्रॉफिट से प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर लिया होगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट तरीके आपको जिससे अपनी टैक्स प्लानिंग करने की जरूरत है, अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से प्लान करने की जरूरत है।
आप इस पूरी प्रोसेस के अंदर एक रजिस्टर्ड सीए की हेल्प ले सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे से आपकी टैक्स प्लानिंग करेंगे। आपकी इनकम ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी काफ़ी सीए आपको अच्छे से हेल्प करते हैं। पर्सनली ये कुछ ऐसे तरीके हैं जहाँ पर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारा टैक्स अमाउंट बचाया और ये सारे के सारे तरीके कंप्लीटली लीगल हैं। नाउ फाइनली एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि ये जो टैक्स लॉज़ हैं या फिर ये जो एग्ज़ेम्पशंस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। तो इन केस अगर जो भी इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया है वो बा आगे आने वाले टाइम में चेंज हो जाता है, तो मैं एक अपडेट वीडियो अपने चैनल के ऊपर बना के डाल दूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और आप अपने पैसे को सही तरीके से बचा भी सकें और उसको सही तरीके से ग्रो भी कर सकें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड all scheme related documents carefully.